हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरिस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में, यहाँ तक कि ट्रिक के माध्यम से हम उन सभी टॉपिकों को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, होता ये है कि उन्हीं सभी टॉपिकों से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उन सभी टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से आपका जो है, जो भी डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करवाए जाए, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो एनटीए यूजीसी नेट के अंदर मौर्यकालीन प्रशासन से केंद्रीय प्रशासन और जो तीर्थ और जो विभाग होते हैं मौर्यकाल के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर तो जो मैच करने वाला क्वेश्चन होता है मौर्यकालीन अगर प्रशासन से अगर पूछा जाएगा तो यहीं से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के वीडियो में हम मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर केंद्रीय प्रशासन और उसके जो तीर्थ थे जिनकी संख्या 18 बताई गई है, उनको बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं हम स्लाइड के ऊपर जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है मौर्यकालीन प्रशासन। तो हम मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं वो आपको हम समझा सकते हैं। जैसे कि हम आज पहले पार्ट का और पहला वीडियो हम मौर्यकालीन प्रशासन पे बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम जो है कई जो है पूरे प्रशासन को अगर हम पढ़ेंगे तो शायद 2 या 3-4 पार्ट इसके लग सकते हैं। पर आज के हमारे पहले पार्ट के अंदर हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखेंगे और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जो विभाग है, तो जिनकी संख्या 18 है, उनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका जो है प्रशासन किस तरीके से कार्य करता था और जो है इनकी क्या सैलरी थी और क्या क्या नाम थे। तो इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ विभागों के नाम दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ विभागों के कार्य नाम दे दिए जाते हैं, तो इनको मैच करना रहता है और कई बार जो है एग्जाम जो क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले हम जो है मौर्यकालीन प्रशासन की जो केंद्र से लेके तो ग्राम तक की जो इकाइयों में जिस तरीके से बटा हुआ था, सबसे बड़ी इकाई, फिर उससे छोटी इकाई, फिर उससे छोटी इकाई, किस तरीके से जो विभागों का और जो प्रांत का और सभी इकाइयों का जो विभाजन किया गया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय प्रशासन। तो जो केंद्र है वो सबसे ऊपर रहेगा। जैसे कि सभी प्रशासन में आप देखते हो कि सबसे ऊपर जो है केंद्र होता है और केंद्र के अंदर मंत्रिणी होती है, मंत्रिपरिषद होता है और अध्यक्ष और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे होता है। फिर प्रांत में आता है तो प्रांत के अंदर एक मंत्रिपरिषद होती है, उसका राज्यपाल उसका प्रमुख होता है। इस तरीके से हमने केंद्र और प्रांत तो देख लिया है दोस्तों। फिर उसके बाद प्रांत का जो विभाजन होता है दोस्तों, वो मंडलों के अंदर होता है। मंडल जो कमिश्नरी होती है, जिस तरीके से आज प्रेजेंट की अगर हम कंडीशन अगर देखें तो जो हमारे संभाग होते हैं उन संभाग को मंडल बोला जाता है। जैसे एक संभाग के अंदर 5 से 7 ज़िले, 10 ज़िले, 15 ज़िले, इस तरीके की एक कमिश्नरी होती है, एक संभाग होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक मंडल देखने को मिलता है। तो मंडल हो गया। फिर मंडलों के बाद एक आहार होता है। आहार का मतलब वही हुआ है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, जो हमारा ज़िला होता है, उसको आहार बोला गया। फिर उसके बाद एक स्थानीय होता है दोस्तों। स्थानीय का संबंध यहाँ पे हम समझ सकते हैं, हमारी तहसील से समझ सकते हैं स्थानीय को। फिर उसके बाद 2 द्रोणमुख होता है। 2 द्रोणमुख हो गया हमारी जनपद से। फिर उसके बाद खरवटिक होता है। फिर उसके बाद संग्रहण होता है, जो जनपद का जो एक वार्ड होता है उससे संग्रहण मान लेते हैं। फिर उसके बाद अंत में जाके जो है ग्राम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है केंद्र से लेके ग्राम तक का प्रशासन बटा हुआ रहता है। मगर दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्थानीय से लेके तो ग्राम तक का। इनको जो है कई बार क्रोनोलॉजी में मैच करने में इस तरीके से बताया जाता है कि छोटे से बड़े को सजाओ, क्रम में सजाओ, क्रोनोलॉजी में सजाओ। इस तरीके से दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है क्वेश्चन को जो मिलाना किस तरीके से रहता है, सबसे पहले आपको
जो ग्राम मिलाना रहता है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ा संग्रहण, फिर उससे बड़ा खारवटिक, फिर उससे बड़ा द्रोणमुख, फिर उसके बाद स्थानीय। इस तरीके से छोटे से बड़े में आपको सजाना रहता है। हर बार क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है। तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों, कई सारे दोस्तों का जो है कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो ग्राम से वो शुरू तो करते हैं, मगर ग्राम के बाद खरवटिक लगा देते हैं, फिर द्रोणमुख लगा देते हैं, फिर स्थानीय लगा देते हैं, फिर लास्ट में जाके संग्रहण लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका जो क्वेश्चन बार बार गलत होता है। अब मगर इसको समझना किस तरीके से दोस्तों, इसको किस तरीके से याद रखना है, इसका हमने जो समझने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ग्राम का जो संग्रह करेगा वो कौन करेगा, केडीएस नाम का एक अधिकारी है वो करेगा। तो आपका जो है यहाँ तक का जो स्थानीय लेवल तक के जो भी इकाई है उसको आप अच्छी तरीके से याद रख लोगे। तो ग्राम का संग्रह, तो हमारा ग्राम हो गया, फिर ग्राम का एक संग्रह हो गया, संग्रह का मतलब संग्रहण। फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर जो है कौन अधिकारी आएगा, केडीएस नाम का एक अधिकारी आएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रिक लिख भी रखी है, ग्राम का संग्रह केडीएस करेगा। तो ग्राम का संग्रह केडीएस किस तरीके से करेगा दोस्तों, ग्राम हो गया और ग्राम का संग्रह हो गया। फिर केडीएस को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो के से हमारा, जैसे अगर आप खारवटिक को अगर इंग्लिश में लिखोगे तो के सबसे पहले लेटर में आएगा। तो के से हमारा खारवटिक हो गया, डी से हमारा द्रोणमुख हो गया और एस से हमारा स्थानीय हो गया। तो ग्राम का संग्रह केडीएस करेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको ग्राम से लेके स्थानीय तक की इकाइयाँ आपकी कंप्लीट है। फिर उसके बाद आहार आएगा, फिर मंडल आएगा, फिर प्रांत आएगा। तो इसके बारे में तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगर इकाइयों के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही वाला क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आता है और कई बार जो है रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में तो खैर इस टाइप का क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। बाकी नेट वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है। तो आपको किस तरीके से याद रखना है, ग्राम का संग्रह केडीएस करेगा, ग्राम से ग्राम, संग्रह से संग्रहण, के से हमारा खारवटिक, डी से हमारा द्रोणमुख और एस से हमारा स्थानीय। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसके संदर्भ में हम देख लेते हैं किस तरीके से जो है इसका विभाजन किया गया था और किस तरीके से दोस्तों ये सब लोग जो है कार्य करते थे। तो सबसे पहले मौर्यकालीन प्रशासन में जो सबसे ऊंचा जो ओहदा है वो है अमात्य का, और इन्हीं को यूनानी लेखक ने जो है इसको, यूनानी लेखकों ने जो है इसको सभासाद या निर्धारक कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि यूनानी लेखकों ने जो है सभासाद और जो निर्धारक है वो किसे कहा गया है, अमात्य को कहा गया था। अमात्य जो है एक अधिकारी हुआ करता था और उसको यूनानी लेखकों ने निर्धारक और सभासाद कहा है। जो उपाधा परीक्षण की परीक्षा पास करता था वही मंत्री बनता था। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि एक अमात्य वाली पोस्ट होती है। अभी अमात्य तो ये बन गए हैं, कोई भी इंसान जो है अमात्य बन जाता है। फिर अमात्य के बाद जो इसकी एक परीक्षा होती थी, उपाधा परीक्षण जिसको बोला जाता। तो उपाधा परीक्षण के अंदर दोस्तों किसी भी तरीके से दोस्तों इसको साम दाम दंड भेद करके इसको जो है इसका चेकअप किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसके पास पैसे डाल दिए जाते हैं, मतलब इसके आगे, तो देखते हैं कि अगर इसने ये पैसे उठा लिए तो ये बेईमान इंसान है। अगर इसने ये पैसे नहीं उठाए और ये जाके इन लोगों को दे देता है, राजा को दे देता है या किसी को भी दे देता है कि ये पैसे मुझे मिले, तो ये जो है इनकी परीक्षाओं में पास हो जाता था। उसका चरित्र देखा जाता था, उसका नेचर देखा जाता था, उसको मतलब हर तरीके से जो चेक किया जाता था। तो इन सारी परीक्षाओं से जब वो पास हो जाता था उसी को उपाधा परीक्षण बोला जाता था। और जब वो इन सारी परीक्षाओं में जब पास हो जाता था तो दोस्तों उसको प्रमोशन करके उसको मंत्री बना दिया जाता था। तो सबसे पहले तो अमात्य बनता है, फिर अमात्य के बाद उसकी परीक्षा होती है जिसमें उसका पूरा जो है उसका नेचर और जो है उसका चरित्र वगैरह और उसका ईमान, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर जब वो ये सारी चीज़ें पास कर लेगा तो फिर वो मंत्री बनेगा, तो मंत्री के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मंत्री बनने की जो है प्रक्रिया है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मंत्री बनने में भी दो तरह के मंत्री होते हैं। एक मंत्रीण होता है, मतलब एक विभाग होता है मंत्री का, एक मंत्रीण और एक मंत्री परिषद। तो यहाँ पे जो मंत्रीण वाला विभाग है ये जो है कैबिनेट के समान होता है, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसके समान होता है। और मंत्री परिषद जो हमारी मंत्री परिषद बड़ी होती है, जिसके अंदर जैसे कि हम आज के ज़माने में देखते हैं कि 30-40 मंत्री होते हैं, तो वो मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। मगर जो है हमारे पीएम के जो चीफ मंत्री होते हैं, जिनके साथ जो है स्पेशल जो किसी भी विषय से लेकर डिस्कशन जब किया जाता है तो 5-7 मंत्रियों को बुलाया जाता है, तो वो कैबिनेट मंत्री होता है। तो इसी तरीके से मंत्रीण जो है वो कैबिनेट के समान है और मंत्री परिषद जो है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, मंत्रीण जो है आधुनिक कैबिनेट के समान होती है, जिसको मतलब कैबिनेट के समान परिषद होती है।
और मंत्रियों की जो संख्या ये वही जिस तरीके से हमने 5-7 बताई, यहाँ पे 4-5 सदस्य होते हैं। तो 4-5 मंत्रियों को जो कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है और बाकी के जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। और अब देखते हैं दोस्तों, अब मंत्रियों के अंदर जो 4-5 सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, इसके अंदर युवराज को शामिल किया जाता है, प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है, सेनापति को शामिल किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेनापति के बगैर जो है युद्ध से रिलेटेड, प्रधानमंत्री जो है ये होम मिनिस्टर टाइप का इंसान है। इसके बाद हम यहाँ पे पुरोहित को शामिल करते हैं और सन्निधाता जो कोष से रिलेटेड संबंधित होता है। तो वही सारी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया जाता है जो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि सेना का भी ज़रूरत पड़ती है, पुरोहित की भी ज़रूरत पड़ती है, सन्निधाता कोष के बगैर तो कोई काम चलेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री भी है, युवराज भी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे लोग जो है कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होती है जिसको यहाँ पे मंत्रिन कहा गया, उसमें ये लोग शामिल होते हैं। और मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, तो ये तो हमने देख लिया दोस्तों, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, पर इन्हीं मंत्रिपरिषद में से कुछ लोगों को निकाल कर मंत्रिन का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे लगता है ये वाली पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अधिकारियों का जो वेतन होता है। तो मौर्यकालीन प्रशासन में जो अधिकारियां होते हैं, इन सभी अधिकारियों को अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपने वर्ग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है इनको वेतन मिलता था। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेतन आप खुद समझ सकते हो कि सबसे जो बड़ी पोस्ट होती थी वो मंत्रियों की होती थी, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। तो उनकी जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सैलरी होती थी। तो 48,000 जो है पण इनकी वार्षिक सैलरी होती थी। इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सैलरी मंत्रियों की है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनकी 12,000 पण होती है। तो यहाँ जो है 3 गुना सैलरी किनको मिल रही है दोस्तों, 4 गुना सैलरी मिल रही है किनको, मंत्रियों को, और 1 गुना सैलरी किसको मिल रही है, मंत्रिपरिषद को। तो इनका जो सैलरी भी अच्छी मिल रही है और इनकी पोस्ट भी हैवी है। इनका जो है दोस्तों इनकी पहुंच भी ज़्यादा है, राजा के आगे जो है इनकी बातों को माना जाता है। अब मंत्रिपरिषद को जो सैलरी मिल रही है वो 12,000 है। इसी की तरह की सैलरी जो है प्रांत का जो राज्यपाल होता था दोस्तों, उसको भी इतनी सैलरी प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पे हमने जो है मंत्रिपरिषद की सैलरी यहाँ पे डिस्कस कर ली है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों मंत्रिपरिषद के जो सैलरी मिल रही है 12,000 जो पण वार्षिक पण जो इनकी सैलरी है, इसी तरीके की सैलरी जो प्रांत का जो राज्यपाल होता है उसको भी जो है इसी के समतुल्य जो है यहाँ पे वेतन मिलता है। इसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो विभाग होते हैं उनको, विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है यहाँ पे 4,400 पण की जो है सैलरी मिलती है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इनको जो ये सैलरी मिल रही है। और अर्थशास्त्र के अंदर जो है 10 पण से लेके या इससे भी कम जो है वार्षिक वेतन का जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो सबसे कम जो है अगर किसी को सैलरी मिल रही है तो वो 10 पण मिल रही है, और सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिल रही है वो 48,000 पण मिल रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है सभी तरह के जो अधिकारी होते थे, जिनको जिस तरीके की पोस्ट, जिस तरीके का ओहदा जिनको मिला होता था, उसी तरीके से यहाँ से जो है इनको सैलरियाँ मिला करती थी। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको किसी की याद रखना है या नहीं रखना है, या मंत्री की सैलरी और मंत्रिपरिषद की सैलरी आपको हर हाल में याद रखना है कि दोनों की सैलरी में 1/4 का अंतर था। 12,000 इनकी थी और 48,000 मंत्रियों की थी। इसके बाद दोस्तों मौर्य प्रशासन के जो विभाग थे, जो जिनको जो है तीर्थ भी बोला जाता था, इनकी संख्या जो है 18 बताई गई है अर्थशास्त्र के अनुसार।
तो अगर ये जो है विभाग है किस किस तरीके से इनका डिवाइडेशन किया गया था, किस किस विभाग को जो है कौन कौन किस तरीके से संभाला करता था और किस विभाग का क्या कार्य था, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैच वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यहाँ से। तो एक तरफ जो विभागों के नाम दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ विभागों के जो है कार्य दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विभागों के कार्य में गलत कौन सा है, या इन विभागों को जो है मिलान करो। इस तरीके से दोस्तों कि इन विभागों के में कितने सही है कितने गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से गलत होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे जो है 18 विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे सीट्स पे जो विभाग आता है वो होता है यहाँ पे प्रधानमंत्री का। जो प्रधानमंत्री और पुरोहित दोनों का जो है विभाग सबसे ऊपर आता है। तो इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है इस पर कौटिल्य था। तो ये इसका जो प्रधानमंत्री और पुरोहित जो पोस्ट पे कौन था, कौटिल्य था। मतलब कौटिल्य ने इन दोनों पदों को जो है सुशोभित किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो आप सभी को पता है दोस्तों, कौटिल्य के कारण ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। कहने का मतलब इनका सबसे बड़ा रोल था कौटिल्य का, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने में, उनकी रणनीति बनाने में, उनको युद्ध को जिताने में। पूरा जो अपना दिमाग लगाया वो सारा कौटिल्य ने लगाया, बाकी बल का प्रयोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो इस तरीके से दोस्तों जब अपना मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था, जब इसकी स्थापना कर ली थी इस वंश की, तब इन्होंने अपने जो है पुरोहित और अपना जो है प्रधानमंत्री कौटिल्य को चुना था। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता है बिंदुसार, वो आता है। तो उसके समय तो कौटिल्य भी रहता है, और उसके बाद जो है खल्लाटक नाम का एक जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। तो दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौटिल्य ने जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में कितने शासकों के समय अपनी सेवाएं दी है, तो एक तो जो है दी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और दूसरी जो दी है बिंदुसार के समय। इसके बाद दोस्तों अशोक आता है। तो अशोक के समय जो है इन्हीं का जो राधागुप्त होते हैं वो जो है इनका प्रधानमंत्री रहता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था, कौटिल्य था। फिर बिंदुसार के समय कौटिल्य और खल्लाटक था, और अशोक के समय जो है राधागुप्त इसका प्रधानमंत्री था। तो ये तो हमने बात कर ली प्रधानमंत्री की। फिर उसके बाद दूसरी पोस्ट आती है दोस्तों, दूसरा जो विभाग होता है वो होता है युवराज का। तो राजा का आप सभी समझते हैं दोस्तों, युवराज कौन होता है, जो राजा की प्रशासनिक कार्यों में मदद देता हो और राजा का जो उत्तराधिकारी होता है। तो कहने का मतलब राजा के जो है उत्तराधिकारी अगर जो है उसी को युवराज बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर राजा के 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्रों को युवराज नहीं बोला जाएगा, इन 5 पुत्रों में से जिसको जो उत्तराधिकारी चुनेगा उसी को युवराज कहा जाएगा। तो वो युवराज की पोस्ट पे बैठेगा, और वही जो प्रशासनिक कार्यों में अपने जो है शासक की मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो है अधिकारी होता है सेनापति। तो सेनापति जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों किसी भी राज्य को इस्टेब्लिश करने में, या किसी भी राज्य की सुरक्षा या उनकी व्यवस्था करने में, या उसको नियम को फॉलो करवाने में, रूल रेगुलेशन को मनवाने में, उसके लिए जो है सेना का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो इसीलिए जो है सेनापति का विभाग भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब सेनापति का तो आप समझ सकते हो ये मंत्री था जो कि युद्ध से जुड़ा विभाग था। तो आप इसको तो बस इसी तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों, इसका तो कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सन्निधाता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सन्निधाता जो होता है वो कोष अध्यक्ष होता है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, दाता जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं। तो दाता से आपको धाता याद रखना है। दाता जो होता है हमेशा पैसा वाला होता है। कहने का मतलब है जैसे बहुत सारे गानों में दाता वाले, या भजनों में इतना दिया मेरे दाता, इस टाइप के जो भजन होते हैं उसमें आप समझ सकते हो दाता जो होते हैं वो हमेशा पैसे वाले होते हैं। तो इसलिए इनको जो है धाता जो है उनको कोष अध्यक्ष पकड़ा दिया इन लोगों ने। तो सन्निधाता कौन है, कोष अध्यक्ष, क्योंकि दाता है इनके साथ। तो दाता जो है पैसे वैसे का काम करेंगे, कोष अध्यक्ष का काम वही करेंगे। इसके बाद 5वां नंबर पर आता है समाहर्ता। तो समाहर्ता कौन होता है दोस्तों, राजस्व विभाग और कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, और इसका कार्य है मोस्ट इम्पोर्टेंट कर वसूल करना। तो दोस्तों समाहर्ता का मतलब होता है सम का हरने वाला, मतलब जितने भी जो लोग हैं समाज को हरेगा। हरने का मतलब वहाँ से जो है कर वसूल करेगा। तो कर वसूल कौन करेगा, समाहर्ता, जो हरेगा। समाज से जो हरेगा उसको जो है समाहर्ता कहा गया है। और समाहर्ता का कार्य क्या है, राज्य से कर वसूलना। तो हरने वाले को जो है कर वसूल का हरना, मतलब कर वसूल हरेगा, कर को हरेगा समाज में जाकर, ये समाहर्ता। इसके बाद व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक है दोस्तों ये दीवानी कोर्ट का प्रमुख है। तो दीवानी जो है
कोर्ट कौन से कोर्ट होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर संपत्ति संबंधित विवाद और नियम निर्धारण से संबंधित विवाद, मतलब कहने का मतलब लड़ाई झगड़े को छोड़ के बाकी जितने भी जो भी निपटारे होते हैं, जितने भी केस होते हैं, वो सारे दीवानी कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। मगर जब लड़ाई झगड़े और जो है मारा पीटी की जब बात आती है तो वो फौजदारी कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, व्यवहारिक वाली बातें जितनी भी है वो सारी दीवानी कोर्ट के अंदर आएगी। और प्रदेष्टा जो है फौजदारी के अंदर आएगा। तो प्रदेष्टा के अंदर फौजदारी के कानून कौन से हैं दोस्तों, जिसमें मारा पिट्टी, हत्या, चोर, डकैती, इस टाइप की जो हरकतें हैं वो सारी फौजदारी के अंदर आएगी। इसी के अंदर जो पनिशमेंट दी जाती है। तो प्रदेष्टा उसी का प्रमुख है और व्यवहारिक के अंदर दीवानी कोर्ट का प्रमुख है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों 8वें नंबर पे, यहाँ पे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष आप समझ सकते हो, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रमुख होता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद के अंदर 30 सदस्य है, तो इन 30 सदस्यों का एक अध्यक्ष होता है, उसी अध्यक्ष को मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों दंडपाल। दंडपाल कौन है दोस्तों, सैन्य सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी। तो ये दोस्तों दंडपाल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है सैन्य सामग्रियों को जुटाएगा। अब सैन्य सामग्री को जब जुटाएगा तो दोस्तों इसको डंडा अपने साथ में रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये पूरा सामान को जब इकट्ठा करेगा तो कोई भी इंसान आसानी से इसको सामान नहीं देगा। तो जब इसको आसानी से सामान नहीं मिलेगा तो इसको पनिशमेंट के लिए अपने साथ एक डंडा रखना पड़ेगा और सारे लोगों से बोलेगा भाई इस तरीके से सामग्री को जुटाओ, इस तरीके से पूरे सामग्री को इकट्ठा करो और सभी को जो है एक साथ इकट्ठा करके उसको जो है सेना के अंदर वितरण करना है। सेना की जो भी जवाबदारी है उसके ऊपर है, उसका निर्वहन करेगा। तो इस तरीके से दंडपाल को आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दुर्गपाल। तो अब दुर्गपाल जो है कौन है दोस्तों, साम्राज्य के अंदर जो दुर्ग है उसके प्रबंधक। तो साम्राज्य के अंदर दुर्ग होते हैं। अब दुर्ग का जो पाल है तो दोस्तों आप समझ सकते हो दुर्गपाल उसको भी बोला जाता है, जो दुर्ग के जो पहरेदार होते हैं उनको भी दुर्गपाल बोला जाता है। और दुर्ग कहाँ होते हैं दोस्तों, ये साम्राज्य के अंदर होते हैं और जो पहरेदार होते हैं वो दुर्ग के अंदर ही पहरा देते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, साम्राज्य के अंदर के जो दुर्ग होते हैं उसका प्रबंध कौन होता है, दुर्गपाल। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम नागरक के ऊपर। तो नागरक कौन होता है दोस्तों, नगर का प्रमुख अधिकारी, जिसको जो है मेगास्थनीज ने एस्ट्रोनोमी बोला है। एग्रोनोमी और एस्ट्रोनोमी आप समझ सकते हो दोस्तों, नगर का प्रमुख है तो उसको एस्ट्रोनोमी, और नागरक जो है एक और जो एग्रोनोमी वो जिला अधिकारी, जो जिसको भी हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे 12वें नंबर पे है आठविक। आठविक जो है वन विभाग का प्रमुख है। तो आठविक जाति हो आप सभी को पता है दोस्तों, वन के अंदर रहती है और आखेट करना वो जो है शिकार करना वो भी जंगल के अंदर होता है। तो आठविक जातियाँ जो होती है जैसे कि जनजाति वगैरह जो होती है ना, उनको आठविक जातियाँ बोला जाता है। तो आठविक से संबंधित आपको याद रखना है वन से रिलेटेड, क्योंकि आठविक जातियाँ वनों के अंदर रहती है। इस तरीके से आठविक जो है वन विभाग का प्रमुख है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 13 नंबर पे कर्मांतिक, जो देश के कारखानों का प्रमुख है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, कर्म करना या कर्मा करना ये जो है किसी भी कार्य को करने को कहा जाता है। तो जब कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य करने को कहाँ करेंगे, कार्य कारखानों में जाके कार्य करेंगे। तो कोई कर्म करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो कहाँ करेंगे, कारखानों में जाके कर्म करेंगे हमारा। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद नायक है, तो सेना का संचालक करेगा दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि नायक जो होते हैं वो सेना के जो है प्रमुख अधिकारी होते हैं और वो जो है सेना का संचालन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दो वारिक। तो दो वारिक किससे संबंधित है दोस्तों, द्वार से। दो वारिक का संबंध है दोस्तों द्वार से। और राजा के महलों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों को प्रदान। तो द्वारिक का संबंध है जो राजा के जो द्वार होते हैं, राजा का जो महल होता है, उनके जो कर्मचारी होते हैं उस द्वार के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका प्रधान कौन होता है, द्वारिक। तो द्वारिक आपको बस इस तरीके से याद रखना है, महल से रिलेटेड आपको करना है। और अंतवार्षिक, तो अंतवार्षिक आपको किस तरीके से याद रखना, राजा का जो प्रसाद होता है उसके सुरक्षा कर्मियों का प्रधान है और सम्राट की जो अंगरक्षक सेना है उसका भी प्रधान है। तो दोस्तों जब अंत की जब बात आएगी, मतलब प्रायवार्षिक की जब बात आएगी तो वो कौन है दोस्तों, अंतवार्षिक, क्योंकि ये अंदर की बातों का जो प्रधान है। अंदर मतलब महल के अंदर जितने भी जो सेना है, जो अंगरक्षक है और राजा का जो प्रसाद है उसके जो सुरक्षा कर्मी है उनका कौन है प्रमुख, ये अंतवार्षिक है।
तो अंदर की जितनी भी सिक्योरिटी है उसको अंत का आदमी करेगा, तो अंतवार्षिक उसी का प्रमुख होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अंतपाल की बात आ रही है, तो अंतपाल को किस तरीके से याद रखना, जैसे कि हमारा ये साम्राज्य है पूरा, अब ये साम्राज्य के अंदर जो अंत वाली चीज़ें होती है, जैसे कि ये बॉर्डर वाली अंत वाली, तो अंत वाले बॉर्डर पे जो दुर्ग बने हुए हैं, जैसे कि एक दुर्ग यहाँ बना है, 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 तो इन सीमावर्ती दुर्ग जो होते हैं जो अंत में है, बिल्कुल अंत में, मतलब यहाँ पे राजधानी और यहाँ से अगर जाएंगे तो ये अंत में पड़ेगा, ये अंत में पड़ेगा, ये अंत में पड़ेगा, ये अंत में पड़ेगा, इस तरीके से जो दोस्त अंत होते हैं उसको अंतपाल कहा जाता है। और दुर्गपाल कौन है दोस्तों, जो अंदर के दुर्ग है उनको दुर्गपाल कहा जाता है, जो अंत के दुर्ग है उनका प्रमुख कौन है, अंतपाल है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। दुर्गपाल जो है साम्राज्य के अंदर के जो दुर्ग है उनका प्रमुख है, और अंतपाल जो दुर्ग, जो बाहर के दुर्ग है, जो अंत वाली सीमावर्ती जो इलाका है उनके दुर्ग का प्रमुख है। इसके बाद 18वें नंबर पर कौन है दोस्तों, प्रशस्ता, जो राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी है। तो इसको तो बस आपको नॉर्मल याद रखना है। प्रशस्ता मतलब प्रशस्ति करने वाले जो लोग होते हैं, जो लेख लिखते हैं या प्रशस्ति लिखते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रशस्ता किसका है, राष्ट्रीय दस्तावेज। दस्तावेज में क्या होता है दोस्तों, लिखा पढ़ी होती है, उसके अंदर जो है किसी चीज़ का जो है हिसाब किताब या जो भी चीज़ें होती है वो लेखन कार्य होता है। तो प्रशस्ति से आपको प्रशस्ता याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे जो है हमने 18 विभागों के बारे में चर्चा कर लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों इसके बाद जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो हम अगला पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर जो है हम जो प्रमुख अध्यक्ष है उनके बारे में बात करेंगे, प्रमुख अध्यक्ष और प्रमुख विभाग। इसके अलावा और भी जो है न्याय व्यवस्था है, सामाजिक स्थिति है, इस तरीके से सारे जो है इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं। अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट्स करके आप बता सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको और वीडियो अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा आप जो है इसी वीडियो की जो है PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है इतिहास का किला नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हो। इतिहास का किला बाय इदरीस खान मंसूरी, जो हमने यहाँ पे लोगो लगा रखा है, इसी नाम से जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। जो वहाँ पे आपको कई सारे इतिहास से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, PDF मिल जाएगी और इतिहास से रिलेटेड आपको पोल वगैरह मिल जाएंगे, और जो है ये वीडियो की जो है पूरी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपको जो है लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।